फ्रीलांसिंग के अंदर शुरू में वैसे ही लोग कम होते थे और मैं आपको बताऊं, मैं 2013-14 में ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके उस टाइम पे अपवर्क पे $1 मिलियन प्लस की प्रोफाइल्स थी। क्या काम मैं नहीं करता जहां पे क्लाइंट को एआई के बारे में ना पता, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि वो एक अदद बटन है, वो बटन हम दबाएंगे और सारे काम होंगे। अभी मैं रिसेंटली पॉडकास्ट देख रहा था इसका, रीबॉक के ओनर का, फॉस्टर नाम है, 90 years of age, सही है। तो अब जाहिर है उसने बुक लिखी है तो वो बुक मैटर करती है। शू डॉग फिल नाइट नाइकी ने लिखी है, वो बुक मैटर करती है। लेकिन एक बंदा आपको पता होगा यार 1000 पेज की बुक है लेकिन एआई ने लिखी हुई है, बेकार है ना, आप नहीं पढ़ोगे। अभी बल्कि रिसेंटली मैंने एक, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वैसे 3 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री थी। From ancient cave paintings to cryptic pictograms. नॉट फॉर जनरल ट्रॉफिक, मतलब ऑफ कोर्स उसी तरह का था। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, डायनासोर एंड 10,000 BC, ये सारा क्रेजी काम आ रहा था। और क्रिएटिविटी इज नॉट जस्ट अबाउट डिजाइनिंग, इट्स अबाउट ट्रैवलिंग, इट्स अबाउट कुकिंग। कुकिंग यार, खाना बनाओ यार। मैं बोलता हूँ कि देयर शुड बी न्यू समथिंग इन एवरी 1 or 2 year। शायद एआई मैंने सीखा इसीलिए कि मुझे कुछ नया करना है। आर्ट स्टाइल एक डिफरेंट चीज़ होती है। मैं आप एक छोटा समअप करने के लिए कह रहा हूँ कि पिक्सार का स्टाइल एक होता है, एनएमआई का स्टाइल होता है, कैरिकेचर अलग होता है, ये हाइपर रियलिस्टिक मूवी स्टाइल अलग होता है। बंदा कहता है यार मुझे मूवी स्टाइल चाहिए। अच्छा सर, आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? यार डेविड फिंचर मुझे पसंद है। डेविड फिंचर, यानी कि उसको समझ आ गया डेविड फिंचर की सिनेमैटिक इस लेवल की होती है। और मजेदार बात है, प्रॉम्प्ट पे भी इफ यू राइट डेविड फिंचर स्टाइल सिनेमेटोग्राफी, इट विल गिव यू समथिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तानी कंपनी से काम क्यों नहीं करता? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। ताहा शुजा जो हैं मेरे दोस्त भी हैं और हम लोग पुराने जिम मेट्स हैं। पहले हम एक और जिम में वर्कआउट किया करते थे, उसके बाद फिर हम ट्राइफिट आ गए। ट्राइफिट का जिक्र वैसे ही आ जाता है क्योंकि मेरा अच्छा खासा नेटवर्क वहाँ से डेवलप हो भी रहा है। और ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं होती है भाई, वी एक्चुअली लव ट्राइफिट, ठीक है। अहमद साहब पैसे भेज दीजिएगा प्लीज़। अच्छा ताहा, जहाँ तक ताहा का ताल्लुक़ है, ताहा का ताल्लुक़ गेमिंग एआई इंडस्ट्री से है। और इसकी जो प्रोफाइल है उसमें मैंने देखा कि आई एम एन मार्केट आर्टिस्ट, मार्केटिंग आर्टिस्ट। तो मैंने इससे सबसे पहले ये पूछा कि यार ये मार्केटिंग आर्टिस्ट वाली क्या चीज़ होती है। तो जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन ऑफ द कैमरा हुई, काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन हुई थी जो काफ़ी इंसाइटफुल लगी मुझे। तो मैंने कहा यार वी शुड टॉक अबाउट दिस मोर एंड मोर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ताकि उससे आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मुझे ये बताओ कि मार्केटिंग सही है, मैंने तो मार्केटिंग पढ़ी हुई है फ्रॉम IBA, एक बिजनेस ग्रेजुएट होता है, मार्केटिंग प्रोफेशनल होता है, उसकी बड़ी ख्वाहिश भी होती है पहले घुसते वो ब्रांड में लगे और सेल्स करे या ब्रांड में जाए। दूसरी चीज़ आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट बनना हमारे यहाँ तो वैसे ही तुम्हें पता है कि बहुत अजीब वावेला मच जाता है, ठीक है। तो मार्केटिंग की साइंस और एक आर्ट, ये दो को मिला के हाउ डू यू से आई एम अ मार्केटिंग आर्टिस्ट? वेल हाँ ठीक है, थैंक यू फहद भाई फॉर हैविंग मी। मार्केटिंग आर्टिस्ट एक चीज़ होती है जिसके अंदर आप पहले तो देखिए, मार्केटिंग आर्टिस्ट से पहले आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर होते हो। और ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी बहुत सारी वेरिएशन होती है ग्राफिक डिज़ाइनर की। फॉर माई सेल्फ, जो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस है एज अ गेम UI आर्टिस्ट, वो तो मैं अलग काम करता हूँ। लेकिन रिसेंटली 3-4 साल से ये वाली मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग हुई जिसके अंदर आप एज अ मार्केटिंग आर्टिस्ट वर्क फॉर गेमिंग कंपनीज। फॉर एग्जांपल आपने बहुत गेम्स देखे होंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फ्री फायर हो गया, इस तरह के गेम्स होते हैं। गेम तो बन जाता है लेकिन उसके जो पोस्टर्स, उसकी जो पूरी मार्केटिंग और उसके अंदर जो हाइप क्रिएट करना, जो कैरेक्टर की होती है। देखिए एक छोटी सी बात होता है, आप कैरेक्टर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे होते हो, आप बहुत सारी चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हो जिसके अंदर गेम के मैकेनिक्स, गेम के टोकन्स, गेम के कलेक्टिबल्स इतने में मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे फ्री फायर बहुत ज़्यादा करता रहा है, वर्क फॉर दैम फॉर अ वाइल। तो उसके अंदर ये चीज़ थी कि भाई हम ये चीज़ें दे रहे हैं फॉर दैट मच मनी, और लोग जैस कैश और इस तरह से एक पूरा प्रोसेस चलता था। तो वो जो मार्केटिंग होती थी ना, दिस इज़ फॉर स्पेसिफिक गेमिंग। तो ये होता है मार्केटिंग आर्टिस्ट इन गेमिंग इंडस्ट्री, एंड देयर आर मार्केटिंग आर्टिस्ट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, बट मोस्टली गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ये होता है। जैसे कि मैं पिछले 3 साल से स्टीम जो प्लेटफॉर्म है फॉर गेमिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैं स्टीम कैप्सूल्स बनाता हूँ जिसके अंदर एक नॉर्मल इंडी डेवलपर्स आते हैं, बोलते हैं हमारा गेम रेडी है और अब हमें इसको मार्केट करना है। तो उसके अंदर हम उसकी कैप्सूल आर्ट बनाते हैं, हम उसके सिनेमैटिक ऐड बनाते हैं, और इसके अंदर फिर मैं AI को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो पहले तो हम एज अ गेमिंग आर्टिस्ट काम करते थे, यूज़ फोटोशॉप एंड वेक्टर्स और जो आपका मैनुअल डिज़ाइन होता है। लेकिन आफ्टर AI हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स, यूटिलाइजिंग, आप चीज़ों को पॉलिश करते हो AI के अंदर, और फिर आप एक मैसिव फील देते हो थ्रू आउट द बैनर्स, ताकि एक यूज़र उसको तरफ अट्रैक्ट हो एंड डाउनलोड द गेम, स्टार्ट प्लेइंग द गेम। दैट्स द होल
स्टोरी ऑफ एन मार्केटिंग आर्टिस्ट इन अ गेमिंग इकोसिस्टम। उसका मतलब है कि तुम उन लोगों में से हो, उस 1% लॉट में से हो जो AI से डरता नहीं, जिसने इनकॉर्पोरेट किए AI को अपने काम में। AI देखें, ये लोग तो कोई- डरे में भाई ऐसे, वो तो बात है आर्टिस्ट भी डर गए। आई रोबोट तो नहीं चल रही ना मूवी विल स्मिथ हाँ, के ऐसे ही आ है। गए, आ जाएंगे शायद इन फ्यूचर मैं बोलता हूँ, लेकिन फॉर अ वाइल आप ये समझो इट्स जस्ट अ टूल, नथिंग एल्स। सही है ना, ये एक टूल है जिसमें आपको पता है कि यार ये चीज़ें मैं इसमें से निकाल सकता हूँ, ये चीज़ें मैं फोटोशॉप से कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैं टिपोग्राफी से कर सकता हूँ, ये ऑल ओवर मेरा पर्सनल एस्थेटिक माइंड सेट है जिसके साथ मैं इसको लेके चल सकता हूँ। तो दिस इज होल यू लाइक 6-7 चीज़ों को मिला के यू कम अप विद एन आउटपुट, सो दैट्स द होल थिंग। हाँ, चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा बैकग्राउंड फ्रीलांसिंग से स्टार्ट हुआ था, किसी कॉर्पोरेट जॉब से स्टार्ट हुआ था? वेल स्टार्ट तो सिंपल, मैं एक कम्युनिकेशन डिज़ाइनर हूँ। ओके। हूँ पास कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स का मैं पास आउट हूँ। Okay. और सिंपल एक ग्राफिक डिज़ाइनर था। मैं मार्केट में आया तो आई स्टार्ट वर्किंग एज एन इंटर्नी इन अ न्यूज़ चैनल, और 2009-10 में न्यूज़ चैनल बहुत हाँ, बड़ी चीज़ होता बिल्कुल। था। तो वहाँ पर मैं गया। अच्छा, उससे पहले बताऊँ कि मैं जब पढ़ रहा था तो आई यूज़ टू वर्क इन अ कॉल सेंटर। मैं मॉर्गेज सेल करता था US में। तो Okay. 17-18 साल का बच्चा है, यूज़ टू सेल मॉर्गेज। तो वो जो चीज़ थी ना, वो चीज़ बड़ी अच्छी डेवलप हुई, क्योंकि एक यंगर एज में आप में एक सेल्स टेक्निक आ गई थी, यू नो हाउ टू प्ले विद द पीपल माइंड। उसके बाद कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स पढ़ा, उसके बाद मैं न्यूज़ में जब गया 6 महीने में उधर काम किया, लेकिन 6 महीने बाद एक कंपनी खुली आइस एनिमेशन, नाम शायद आपने सुना। एंड दैट आइस एनिमेशन, okay. वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मतलब उसमें क्रीम बैठी। ओके। एंड दे वांट भी सम है? ट्रेनिंग, अभी भी है। अच्छा। लेकिन जो हमारे बॉस अब नहीं होते वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे एज अ ट्रेनी गया था, एंड वेरी लो सैलरी स्टफ, बट द क्रीम, द मेंटोर्स आई गेट देयर, जो डिस्कशंस होती थी, जो आर्ट के ऊपर बातें होती थी, उसने आपको बहुत डेवलप करता है। तो वहाँ से स्टार्ट लिया एनिमेशन के अंदर। उसके बाद 3-4 साल के बाद थोड़ा और फोरसाइट किया चीज़ों को, तो मुझे नज़र आया कि गेमिंग बूम कर रही है। कराची में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लाहौर इस्लामाबाद में थी 2-4 कंपनीज़। तो मैं गेमिंग में आया। तो गेमिंग में आने से ये फ़ायदा हुआ कि मैं अपने आप को एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जब आप गेमिंग में आए तो आपने अपना एक्सपैंड खोलने लगे। और देखें, बात ये होती है कि हमें अच्छे मेंटोर्स मिल गए थे शुरू में, और सेकेंडली अब की भी फोरसाइट होती है कि यू नो कि एक सर्टन पॉइंट के बाद लॉक लगता है। फॉर अ लोगो डिज़ाइनर, if you're a really good designer, it's fine, you can make good money. There are few people in Pakistan, my favorite guys, लेकिन for many वो एक पॉइंट आके स्टक हो जाता है। ऐसे ही है। सही है, वो एक 150K मे बी 200 वो फंस जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा उसको नहीं पता। सेम गोस फॉर वेब डिज़ाइनर, सेम गोस फॉर एवरीवन। तो आपने ये चीज़ समझनी होती है कि यार मैं जो भी चीज़ करूँ, मैं उसको एटलीस्ट 5 साल का प्लान बनाऊँ कि यार ये मुझे आगे लेके कहाँ जाएगा। तो गेमिंग उस टाइम पे एक अच्छी चीज़ थी। और ड्यू टू माई सेल्स टेक्निक विच आई डिड एट दैट टाइम, और फिर मैं जब IT साइट पे आया तो IT साइट पे हमने ये चीज़ें सीखी कि यार आप अपने काम को मार्केट कैसे कर सकते हो थ्रू मार्केटिंग चैनल्स। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है। और उसके बाद फिर मैं फ्रीलांसिंग में आया। तो फ्रीलांसिंग में मैं आया 2000। मज़ेदार बात है कि लोग जो अपवर की बातें करते हैं, वो पहले जो था ओडेस्क था, उससे पहले वो ईलांस था। ओके। तो मैं ईलांस के दौर से फ्रीलांसर हूँ। 2010। ओके। मेरी 2015 में अपवर ने प्रोफाइल बंद कर दी थी। ये मैं बता रहा, जब वो होता था, ओडेस्क होता था। लेकिन मैं बता रहा हूँ, खैर उस टाइम में फ्रीलांसिंग बहुत कम होती थी। ठीक है, डॉलर रेट भी उस टाइम पे ऐसा था कि वो इट वाज 100 रुपीज़ अ डॉलर आई गेस। तो वो लोग करते थे, लेकिन उस वक्त इतना शौर नहीं था फ्रीलांसिंग का। तो इट वाज एन अमेजिंग टाइम। फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में जो बूम हुई है मेरे हिसाब से 2017-18 में पीपल स्टार्ट डूइंग दैट लॉट। फ्रीलांसिंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फ्रीलांसिंग को समझना होता है कि यार, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम अभी आगे भी बात करेंगे, आपकी नीश क्या है। क्या आप उस 5% लोगों में से हो तो हाँ, इट्स अ गुड थिंग। बट इफ़ यू आर सेलिंग अ सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनर, सिंपल सोशल मीडिया बैनर्स, तो सर देयर आर जिलियंस ऑफ पीपल डूइंग दैट। तो फिर आप बोलते हो कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा, खो जाओगे आप, खो जाते हो आप। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो इट्स अ बिग तो फ्रीलांसर्स देखो, सिलसिला सारा है। फ्रीलांसर्स 2-3 तरह के मैंने देखे हैं। एक तो ये होता है कि यार कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं साथ में। तो यू स्टार्टेड लाइक दिस, राइट? मैं जॉब अभी तो भी तुम हमेशा यही से करते हो करता आया हूँ। मैं और जॉब अभी भी करता हूँ। जॉब ज़रूरी है, क्योंकि फिर क्या होता है, फ्रीलांसिंग आप अपनी मर्जी का करते हो। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रैब एवरीथिंग। हाँ, क्योंकि आपका कम से कम किचन सॉर्टेड है, किचन सॉर्टेड है, चीज़ें सॉर्टेड है। तो फ्रीलांसिंग फिर आप वो करते हो, और अच्छा प्रोजेक्ट है, मज़ा भी आया करने में, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज फिर आप वही भाग रहे होते हो, यार कोई काम दे दो। एंड देन जो आप सुनते हो ना लोगों से, आप क्लाइंट स्कैमर निकला, फलाना निकला, फिर यही होता है। तो येस, आई एम बीन डूइंग जॉब्स, आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग।
फिर फ्रीलांसिंग के साथ साथ फिर जो है क्लाइंट मेरे पास अच्छे आ गए, रिटेनर्स आ गए। मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स भी करता हूँ, 2 से 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जॉब होता है, अच्छे पैसे होते हैं, आप उनके लिए काम करते हो, प्रोजेक्ट क्लोज, कहानी ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट ओवर। इसको आप डाउन साइजिंग ले लो या आप इसको सिंपल समझ लो कि यार ये 4 महीने का प्रोजेक्ट है, डूइंग इट अलॉन्ग विद द जॉब, इट्स टोटली फाइन। फिर कोविड आया तो कोविड में फ्रीलांसिंग वाज लाइक बूम आया, फिर लोगों को पता चला अच्छा घर से बैठ के डॉलर कमाए जाते हैं। वो तो फिर जिस तरह से उस चीज़ को मार्केट किया वो खैर मुझे नहीं समझ आती बात। घर के बैठ के डॉलर बनाए, डॉलर अगर ऐसे बन रहे होते तो क्या बात है, यू नीड टू लर्न सम स्किल्स फॉर दैट। वो तो मेरा ख्याल से तो ये तो वो लोग होते हैं जो बहती गंगा में हाथ धोते हैं और वो आते हैं ये सिखाने के लिए, जिन्होंने कभी खुद काम नहीं किया होता, ये सिखाने के लिए तो पैसा इस चीज़ से बन सकता है, तो वो उस चीज़ से खुद पैसा बना के जाते हैं। ज़्यादातर तो इसी तरह के कोर्सेज, इसी तरह के वो हैं। मेरा तो मतलब मेरा ज़ाती राय है, लेकिन जो बंदा कोर्स बेचते हुए सिर्फ ये बोले ना कि यार आप घर बैठकर डॉलर कमाओगे, यार मुझे 12 साल हो गए फ्रीलांस करते हुए, मैं अभी भी आपको नहीं बता सकता कि अगले महीने में कितने का काम कर सकता हूँ। सही बात, यू नेवर नो दैट। तो आप किस तरह किसी को बोल रहे हो। और मैं जो अभी थोड़े मोटे वर्कशॉप सेशंस लेता हूँ, जो मेरा एक कॉन्टैक्ट प्रॉपर जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों से होता है, जो 20 to 25, 26 होते हैं, तो वो ना इन चीज़ों से बड़े इंप्रेस हुए थे। वो तो बोलते हैं डॉलर्स कमाए जाते हैं, तो मतलब यार ठीक है हो सकता है, लेकिन फॉर दैट यू नीड टू लर्न स्किल्स, नॉट जस्ट कि यू ओपन अ अपवर्क अकाउंट एंड स्टार्ट गेटिंग अ कोर्स और फिर स्टार्ट डूइंग अ जॉब। ऐसा नहीं होता, यू नीड टू लर्न स्किल्स। तो मुझे मैं थोड़ा सा चाहूँगा स्पेसिफाई करो इसको, खास तौर पे 2010 से यू हैव बीन डूइंग इट, तो मतलब 15 साल हो गए। सही है, मैं भी तकरीबन पिछले 5, 7, 8 साल से देख रहा हूँ, खास तौर पे जब से मैंने थोड़ा सा हिशाम सरवर साहब को फॉलो करना शुरू किया लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, और जितना ही कोविड में और उभर की चीज़ें सामने आई, फिर ये कनेक्टेड पाकिस्तान, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस देखने में आई, सब कुछ हुआ, फिर डिजिटल मार्केटिंग का बूम आया। यू हैव बिन हेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो तुमने तो उसका उतार चढ़ाव देखा है, मतलब तुम तो उन लोगों में से हो जो ऊपर बैठ के देख रहे हो हेलीकॉप्टर से क्या नीचे चल रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन से 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं फ्रीलांसिंग को लेकर पाकिस्तान इंडस्ट्री में, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, फ्रीलांसिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इट्सेल्फ अपने आप से झूठ नहीं बोलो। मतलब मैं लोगो डिज़ाइनर अच्छा नहीं हूँ, मैं एक गेम डिज़ाइनर अच्छा हूँ, मैं UI UX आर्टिस्ट नहीं। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो कि यार आपका काम कैसा है, आपकी मार्केट क्या है। फ्रीलांसिंग के अंदर शुरू में वैसे ही लोग कम होते थे, और मैं आपको बताऊं, मैं 2013-14 में ऐसे लोगों को जानता हूं, स्पेसिफिकली लाहौर साइड के, जिनके उस टाइम पे अपवर्क पे $1 मिलियन प्लस की प्रोफाइल्स थी, खामोशी से काम कर रहे थे, कोई शोर नहीं होता। मैंने अपने सामने जो चीज़ें देखी वो ये देखी हैं कि फ्रीलांसर ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो नो डाउट वो मार्केट एक बहुत अजीब सी हो गई है कि एक बिट के पीछे बंदे भाग रहे होते हैं, सही काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम मिल जाए। पहले ये चीज़ इतनी थी नहीं, और पहले लोग बड़ी खामोशी से कर रहे होते थे। अब भी जो फ्रीलांसर अच्छे हैं वो पकड़ लेते हैं काम, उनको पता है कि मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा, मैं लिंक्डइन से उठा सकता हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग, मैं रेडिट से उठा सकता हूँ, मैं बहुत जगह से उठा सकता हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा कोई 6 साल पुराना क्लाइंट आ जाएगा, तो ये बेसिकली रेफरल्स आ जाएंगे। हाँ, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अभी प्रॉब्लम ये होता है, लड़के आते हैं बहुत सारे, यार हमने फाइवर पे अकाउंट बना दिया, हमें काम नहीं मिल रहा, यार पोर्टफोलियो दिखाओ। पोर्टफोलियो दिखाया तो मैं यार मैं तुम्हें काम नहीं दूंगा, गोरा क्यों काम देगा। बस ऑनेस्ट ना, यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर सेल्फ। 4 चीज़ें मेरी अच्छी नहीं है, 3 चीज़ें मेरी अच्छी है ना, तो 3 चीज़ों को मार्केट करो। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा 2020 के बाद जो प्रॉब्लम देखी वो ये देखी है कि आपने कोर्स किया 3 महीने का, एंड देन आप स्टार्ट थिंकिंग यार आई एम बी अ फ्रीलांसर, और मैं अकाउंट बना के फ्रीलांसिंग करूँगा। वो ये बात नहीं समझ रहे कि यार फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स नॉट अ टिपिकल घर बैठे काम, वो एक जॉब जैसी चीज़ लो ना। और आप किसी चीज़ के लिए भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो देयर आर 50 मोर पीपल लाइक यू, और वो जो क्लाइंट है वो 50 बंदों का काम देख रहा है, एंड देन ही सिलेक्टिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। तो ऑनेस्टली इट्स मीन कि देयर इज एन इशू ना तुम्हारा, और वैसे बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया इसके अंदर। और मेरा ख्याल से तो इसमें एक और एस्पेक्ट है कि जॉब में तो आपका एक बॉस होता है, इसको रिपोर्ट करना होता है, फ्रीलांसिंग में तो हर कस्टमर, हर क्लाइंट आपका बॉस है, हर दिमाग का क्लाइंट होता है। मज़ेदार बात ये, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता है कि दुनिया के हर मुल्क में उसके हिसाब से क्लाइंट्स होते हैं। मतलब अगर कोई अरबिक है ना तो उसका एक अलग माइंडसेट होगा। मतलब एक जो अरबिक साइड का बंदा है ना, अरबी, ही वुड गो फॉर गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, डार्क कलर, बोल्ड फॉन्ट्स। अगर आप किसी यूके के क्लाइंट पे काम कर रहे हो तो वो बड़ा पेस्टल कलर वाला बंदा आता है, यूएस वाला बंदा इस तरह का होता है। हर बंदे का एक माइंडसेट होता है, ये चीज़ें आप सीखते हो स्लोली। यार ये फलाना जगह का क्लाइंट है, ओह ये वहाँ का स्कैंडिनेवियन साइड का है ना, स्लीक फॉन्ट, सुथरा काम, साफ़ सुथरा। तो ये चीज़ें ना ये वक्त के साथ आएंगी। तो मेरा मशवरा हमेशा से हर किसी को यही बात होती है कि यार देखो फ्रीलांसिंग
के साथ जॉब करो। जॉब क्यों करो? जॉब में आप 10 चीज़ें सीखते हो, फ्रीलांसिंग में सीख नहीं पाते, लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर होता है। फ्रीलांसिंग में आप हो, मेरा क्लाइंट है, दैट्स द होल थिंग। जॉब में तुम्हारे ऊपर के 6 लोग बैठे हैं, सिखा सकते हो, 10 चीज़ें सिखा सकते हैं। अगर आप सिर्फ फ्रीलांस करोगे ना, तो फिर आप सिर्फ उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करोगे एंड यू आर गेटिंग द मनी आउट ऑफ इट। दैट्स द होल पॉइंट। मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न है नौकरी करने का, वो यही होता है कि यार आपको 4 चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। स्केल करने में प्रॉब्लम होगी, टीम डेवलप करने में प्रॉब्लम होगी। ये जो मैंने AI स्टार्ट किया था, वो जब हम अभी आगे बात करेंगे, आई वॉज वर्किंग एट 10+ एट दैट टाइम, एंड उस टाइम पे जो मेरे मैनेजर्स थे, हम लोगों ने यार AI को एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ पे मेरे को 10 से 15 ऐसे सीनियर्स भी मिले जिनसे मैं सीख रहा हूँ। फिर जूनियर्स ही बैठे, डिस्कशंस हो रहा है, एक चाय के ऊपर 4 बंदे बैठ के बात कर रहे हैं, यार ये ChatGPT नया आया है, या मिड जर्नी नया आया है, या डेली और मिड जर्नी में क्या डिफरेंस है। तो बातें क्या होती हैं कि आपको 4 लोगों से बात करते हो, आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। फ्रीलांसिंग का एक जो ड्रॉबैक है, वो मेरी नज़दीक ये होता है कि आप और क्लाइंट हो, दैट्स द होल पॉइंट। आप बहुत सीनियर हो, आपने चीज़ें सीख ली, गुड टू गो, बट पीपल हु आर न्यू टू दिस इंडस्ट्री, दे नीड टू डू जॉब, ताकि वो कुछ लोगों से मिले। अब मैं हर कंपनी का वाले से, हर कंपनी का अलग माहौल होता है। आई वॉज लकी एनफ टू आई गेट दिस काइंड ऑफ पीपल, जो ऑफिस में भी हम ब्रेक्स में वी आर डिस्कसिंग यार व्हाट्स न्यू गोइंग ऑन। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फ्रीलांसिंग आपके सामने है, लोगों ने इससे बहुत पैसा भी बनाया है, और लोग इसको गालियाँ भी देते हैं कि यार 3 साल से अकाउंट है हमारा, हमें काम नहीं मिला। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ जब ही हैं जब आपके पास नीश हो, आपको सेल्फ अवेयरनेस हो आपके कि यार आप किस चीज़ में चीते हो, और उसके बाद आप काम करें। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली आजकल के दौर में हमें खुद भी नज़र आ रही है, वो लिंक्डइन पे ब्रांडिंग करना, पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि जो सीरियस लोग हैं वो लिंक्डइन पे पाए जाते हैं, और प्रोजेक्ट्स असल वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिडिंग के चक्कर भी नहीं है। इफ़ योर पर्सनल ब्रांड इज स्ट्रॉन्ग, मैं काफ़ी देखता हूँ डिज़ाइन एजेंसी के कुछ लोग हैं, कुछ लोग पर्सनल लेवल पे डिज़ाइनिंग करते हैं, मतलब वो स्टैंड आउट करते हैं पाकिस्तान में, और वो वीडियोज़ भी बनाते हैं, तो उनके गोरे क्लाइंट्स हैं, सब कुछ है उनका, वो देख के खुश हो जाता है। आप उनका प्रोफाइल देखते हो, खुश हो जाते हो कि यार अब ज़ाहिर है बंदा अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ, और एक मार्केट में दुकान खोल के बैठा हुआ, और वो कहते हैं ना कि कभी आप सदर बाजार जाएँ, कुछ जाएँ, तो आप गुजर रहे हो तो हर को पकड़ के आपको खींच रहा होता है, वो वाला काम लगता है मुझे फाइवर पे। अच्छा, आपको पता है मेरा जो AI का छक्का लगा था, वो लिंक्डइन पे ही लगा, क्योंकि जब AI आया, हम उस लगे हुए, जब नया आया, पागल हुए यार क्या है, किधर जा रहे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे याद है 3 साल पहले रमज़ान थे, तो मैंने ऐसे ही बैठा हुआ, मैंने बोला कुछ करते हैं। तो मैं उस वक्त मिड जर्नी बिल्कुल नया आया, मैंने एक स्टोरी बनाई ChatGPT से एक बच्चे की रमज़ान के हवाले से। फिर एक नई उस टाइम पे वेबसाइट आई थी, AI वॉइस की आई थी, उससे मैंने स्टोरी का एक नैरेटिव बनाया। मैंने एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लिया, और मैंने उसके साथ एक वीडियो बना दी एक बच्चे की, कि भाई रमज़ान में एक बच्चे की स्टोरी है। अब जी वो बनाई मैंने, और उसके बाद मैंने उसको यूट्यूब पे लगा दी। रमज़ान के दिन चल रहे थे, हमने सुबह उठे, वो लिंक्डइन पे आपको पता है 500 लाइक बहुत होते हैं, 500 लाइक, और वो 500 700 800 लाइक, और फिर मेरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, यार मेरे ऑफिस में तुम्हारी बात हो रही, तुम्हारी वीडियो लगाई है। और फिर मुझे लिटरली गोरों की, नॉन पाकिस्तान मैसेज आ रहे हैं, आपने कंसिस्टेंट, और उस वक्त 6 महीने भी नहीं हुए मिड जर्नी वायरल। वो वीडियो माशाल्लाह ऐसी, मतलब वायरल वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा मैं उस पर, लेकिन वो सही मायने में 3000 लाइक लिंक्डइन, यस एग्जैक्टली। लाइक मुझे अगर वो 10 अच्छे लोग भी लाइक कर जाए, मेरे लिए वो बहुत यही चाहिए होता है। तो मुझे उस पर ना लाइक 3000 लाइक, और पता नहीं क्या कुछ हुआ, और उस दिन मुझे समझ आया कि यार कुछ कर लिया है मैंने, नज़र आया लोगों को। तो फिर उसके बाद फिर मैंने AI के ऊपर काम करना शुरू किया, और एक बात थी, पैशन का गेम था। एज अ गेम डिज़ाइनर तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन फिर लिंक्डइन से जो मुझे पोटेंशियल क्लाइंटेल मिलना शुरू हुई, मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए हैं, वो आज भी मिलता है मुझे। और उसका मेरा कभी लिंक्डइन का या कहीं का इंस्टाग्राम का भी मकसद ये नहीं होता कि मुझे लाइक मिले और जानी तू छा गया वाले कमेंट्स मिले ना। आई जस्ट नीड अ कमेंट, यार आई हैव अ प्रोजेक्ट फॉर यू, लेट्स टॉक अबाउट इट, दैट्स द होल पॉइंट। आई नीड दैट्स कचिंग की आवाज़ आनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये सीन है, बस मुझे ये चाहिए। यस, यहाँ लोग ना असल में यही चीज़ क्लियर नहीं लोगों के माइंड में कि यार फॉर एग्जांपल आप जब कंटेंट क्रिएशन में भी आते हो या फ्रीलांसिंग में आते हो, तो बेसिकली ये देख के आते हो कि यार मेरी प्रोफाइल पे व्यूज़ कितने होंगे, लाइक्स कितने होंगे, क्या नहीं होंगे। जैसे तुमने कहा कि कितने लोग एक ज़माने से खामोशी से काम कर रहे थे, ये नए नए बरसाती मेंढा का, इन्होंने कहा यार इतना सारा काम है, इसी को बेचना क्यों नहीं शुरू करते, जबकि खुद ने काम ना किया हो, लेकिन इसी को बेचना शुरू करो। तो मार्केट गंदी करने वाली बात है। फिर कितने लोग जो पैशनेट होते हैं ना, फिर उनकी मार्केट ख़राब होती है। अच्छे से फ्रीलांसिंग में नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया भर में डिस्ट्रप्टर्स आते हैं, वो थोड़ा बहुत आपको प्राइस काटते हैं, कुछ करते हैं, मार्केट खाली करते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, वो मार्केट ख़राब करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री ही बदनाम हो जाती है। फिर उसके बाद हाँ, फिर पुराने रेफरल्स होते हैं, पुराने पर्सनल ब्रांडिंग के बेसिस पे लोग होते हैं जो दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। और वैसे भी दुनिया गोल है और दुनिया छोटी भी है,
सही मतलब आप नज़र आ क्लाइंट्स को जाता अगर आप बेवकूफ़ बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आ जाता आप है वो, आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। आप कहीं ना कहीं फंसेंगे ज़रूर जाके। लेकिन ये जैसे कि आपने एक वर्ड बोला ना, पर्सनल ब्रांडिंग, आपका जो भी काम, जैसा भी आप किसी कंपनी के सीईओ, मार्केटिंग हेड हो, यार आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी भी होनी चाहिए। आप इटसेल्फ फहद आप कौन हो? मैं फलानी ऑफिस वो कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट नहीं यार, आप फहद ऐसा फहद कौन है? आप पे ट्रस्ट किया सकता नहीं है। आपकी ये वेबसाइट है, ये फहद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कभी लिंक्डइन पे नहीं लिखा मैं फलानी जगह मैनेजर था, सीनियर मैनेजर था, या मैं इस कंपनी में था, ये मेरी जेडी थी, दैट्स इट। मेरा नाम तहाशुया, तहाशुया.com। इस तरह से ये लाओ ना, ये चीज़ तो फिर मज़ा है। जैसे कि मुझे आज तक याद है कि एक मैंने बोला यार आप गूगल कर लो मेरा नाम, मतलब भरमबाजी नहीं थी लेकिन, और उसमें सिर्फ मेरा काम नज़र आएगा, मेरे लिंक्स नज़र आएंगे। दैट्स द होल, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये तो कहता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट नहीं बना रहे हैं, जो वोकल होना चाहिए जिनको। अलमिया यही है ज़रूरी है। तुम जैसे लोग काफ़ी लोग ज़्यादा ब्रांडिंग भी कर रहे होते अपनी। ये भी आपने लिंक्डइन आजकल बहुत देखा होगा। मैं लिंक्डइन यूज़ कर रहा हूँ 2010 से, जब से चैट जीपीटी आया, जब से वैसे हर कोई यार मतलब आइकन तो डिलीट कर दो मुझे। अच्छा, तो ये चीज़ 2010-12 में लिंक्डइन बस प्राइम ना, मतलब पूरे दिन में 2 नोटिफिकेशन आती थी लिंक्डइन ऐसा। तो अब तो सर मतलब अलग दुनिया है, इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं। और अभी भी 1% 2% लोग एक्टिव हैं उस पर। हाँ, जब ये हाल है नहीं, उस पर ये हाल अगर कोई 10% होगा तो फिर तो आप सोच लें क्या होना है। फेसबुक की तरह ट्रीट किया जाएगा दूसरा ये। लेकिन लोग इतने सीरियस नहीं है, मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा। खासतौर पाकिस्तान में तो लोग बहुत कम सीरियस हैं इस मामले में, बहुत कम प्रोफेशनल हैं। अच्छा, तुमने एआई की बात की, अभी जो रिसेंट यूट्यूब का एक अपडेट आया है, लोगों की नौकरियां, एआई की नौकरी खा गया है यूट्यूब, उस पर क्या है? क्योंकि मैं तो काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स देख रहा हूँ जो कि चलते ही इस पे हैं। और ये अभी जो बैक स्टेज हम बात कर रहे थे, चलो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज तो अलग, यूएस के भी काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मैं देखता हूँ, साफ पता चलता है कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट निकाला हुआ है, लेकिन ग्राफिक्स बड़े अच्छे हैं उसके, एडिटिंग बड़ी अच्छी हुई है, और फिर वो एआई वॉइस है और कंटेंट भी अच्छा है, मतलब मज़े का है। तो क्या वो भी इंडेंजर्ड हैं? क्योंकि यार मुझे तो लगता है कोई ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल पे अगर एआई वॉइस पे लगा के कंटेंट ओरिजिनल है, कॉपी पेस्ट नहीं है, और मुझे पहली दफ़ा सुनने को मिल रहा है, तो शायद वो बच जाएंगे। और यहाँ पाकिस्तानी तो बेसिकली सिखाइए रहे हैं कि आप बैठे रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आवाज़ पकड़ो, यहाँ से ये पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, और आप ये कमाओ। ये तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन काफ़ी लोग बोले नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सबसे पहले तो याद है जब डीप सीक आया था, तो मैं तो स्टेटस ये लगाया था, मतलब एआई ने पहली जॉब ही एआई की खाई, उन्होंने चैट जीपीटी की जॉब खा ली। चलें, ये तो जॉब हुआ। अभी जो यूट्यूब वाली आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमने ये बात की। देखें, मुझे जो लगता है, और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि मुझे ऐसा लगा कि ये वाला कंटेंट इतना आ गया है यूट्यूब पे कि यूट्यूब को भी अंदाज़ा हो गया भाई क्या हो। हाँ, सही बात है। मैं पर्सनली एक जगह सेशन पे गया था, एक लड़का मुझसे मिला, उसने बोला कि भाई मेरा एक स्टूडियो है, मेरे पास 4 जूनियर एडिटर्स हैं, और हमारा प्रोसेस ये, हम रोज़ की 50 वीडियोस बनाते हैं, हमने एआई से वो बनाते हैं वॉइस ओवर, यहाँ से हम ये करते हैं, कैश काउ वाला काम चल रहा है, फेसलेस कंटेंट चल रहा है। अब वो एक लड़का जो काम कर रहा है, फिर आप यूट्यूब पे जाओ, आपको बेइंतहाशा ये वाली यूट्यूब से वीडियो मिलेगी, किस तरह 5 मिनट में मैंने ये वीडियो बना दी, जो कि 1 महीने में $500 बना रहा है। तो क्या हुआ कि बहुत लोग अब एक तो ये वीडियो बना रहे हैं, और फिर ये वीडियो कैसे बनाई जाती है उसका भी कंटेंट बिक रहा है यूट्यूब पे, तो वो इतना ज़्यादा हो गया कि ऑफकोर्स जो ओरिजिनल कंटेंट वाला वो तो सर पकड़ेगा ना यार, मतलब मेरी क्या गलती है? सही बात। मतलब हमने ऐसे मतलब जॉनी हैरिस जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मतलब उनकी एक वीडियो 3 मिलियन मारती, 4 मिलियन मारती है, वो रिसर्च होती है यार उनकी वीडियोस पे। यहाँ पे आप फेसलेस लगाए जा रहे हो, लगाए, जैसे कि गेमिंग में भी एक चीज़ है, एक गेम के कोई 1000 रीस्किन बनते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कैंडी क्रश खेला है, कैंडी क्रश के आप अगर जाओ ना, आपको मिलियंस ऑफ गेम सेम एज कैंडी क्रश होता है, रीस्किन होता है वो, और उसका बिजनेस मॉडल यही होता है कि उसको ऐड चलाते रहो, पैसा बनता रहेगा। तो ये जो एआई कंटेंट वाली चीज़ है, ये स्टार्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं बोल सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए ना, यही चीज़ आई और 6 महीने ख़त्म हो गई। कितने लोगों ने ये कैश काउ का प्रॉपर कॉन्सेप्ट बना लिया था, मेरे भी माइंड में था यार कैश काउ वीडियोज़ का है, लोग काम कर रहे हैं, ख़त्म हो गया ना। अब ये ख़त्म हो या ना मुझे नहीं पता, लेकिन समहाउ इस पे एक तलवार लटक गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कल को जो बंदा इस बिज़नेस के बारे में सोचा था, वो थोड़ा रुक जाएगा कि यार समझ नहीं आ रहा शुड आई गो। तो कल को और क्या हो सकता है, ये सोचे ना। मुझे तो बेसिकली ये अच्छा लगा कि यार जो लोग मेहनत कर रहे हैं, नहीं यही तो कह रहा हूँ, बहुत लोग यार प्रॉपर काम स्टूडियो हायर करते हैं, कैमरे लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, और खुद अपना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं, उनके लिए तो मेरा ख्याल से एक अच्छी बात है कि यार भले व्यूज़ ना हो, भले फॉर एग्जांपल एक बंदा 0 व्यूज़ के साथ काम कर रहा है, 0 सब्सक्राइबर के साथ काम कर रहा है, एक बंदा मिलियंस के साथ काम कर रहा है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं बीच में ऐसा बंदा कूद जाता है जिसको व्यूज़ भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, और पीछे मेहनत नहीं है, तो बेसिकली वो इक्विटी बेसिस पे ना अच्छा नहीं रहता, मतलब इक्वालिटी भी सही नहीं है। और दूसरा ये, और मुझे लगता है कि जो गूगल और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं,
ये ह्यूमनिस्टिक टच से ही ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि इनका जो मैं जब एक ज़माने में मैं ब्लॉगिंग में थोड़ा शौक था, मुझे पढ़ रहा था, तो इनका बाकायदा फ्रेमवर्क्स हैं। NLP भी इनका एक फ्रेमवर्क है जो मैंने पढ़ा था, जिसमें बेसिकली ये देखते हैं कि यार जो टोनैलिटी है लैंग्वेज की और जो राइटिंग की है, सब कुछ है, इन्होंने बहुत पहले ही ब्लॉगिंग में खास तौर पे इंट्रोड्यूस कर दिया था इस चीज़ को, कि कॉपी पेस्ट तो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बाकायदा फ्रेमवर्क्स पढ़े मैंने इसके। अच्छा, तो वही मुझे लगा कि अब YouTube को भी ये हो रहा है कि यार आहिस्ता आहिस्ता अगर इस तरह आने लगा तो ये तो बिल्कुल ही AI बेस्ड कंटेंट हो जाएगा ना। क्योंकि अगर मुझे एक बंदे का पता है, एक बुक लिखी हुई है किसी ने, और मुझे पता है यार ये बुक एक रोबोट ने लिखी है, मतलब शायद ChatGPT पे आपने डाला और लिख के, और वो आपने कैनवा पे डाल के आपने ई बुक दे दी, उसकी वो वैल्यू नहीं है। लेकिन एक बंदे ने एक अभी मैं रिसेंटली पॉडकास्ट देख रहा था इसका, रीबॉक के ओनर का, हिज फॉस्टर नाम है, 90 ईयर्स ऑफ एज, सही है। तो अब जाहिर है उसने बुक लिखी है, तो वो बुक मैटर करती है। शू डॉग फिल नाइट नाइकी ने लिखी है, वो बुक मैटर करती है। लेकिन एक बंदा, आपको पता होगा यार 1000 पेज की बुक है, लेकिन AI ने लिखी हुई है, आप नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ेंगे। देखिए, तो ह्यूमनिस्टिक टच भी अब जानते हैं ये लोग कि भाई क्या सीन है। ये फैक्ट है कि चले ना, हम जब भी बात कर रहे थे AI टूल्स आ गए हैं और आर्टिस्ट का क्या होगा, देखें सर, वो AI टूल चलाने के लिए आर्टिस्ट ही चाहिए। सही है, आपको जितने भी मैं टूल्स दे दूँ, कुछ भी कर लूँ, अगर आप सही आप लिख दोगे आ गाय इन रेड टी-शर्ट विथ मंकी हेड XYZ, वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए तो आपको माइंड चाहिए होगा ना। और दूसरा आप ये भी तो देखो कि कस्टमर एंड पे या क्लाइंट एंड पे भी देखो ना अपने आप को, क्या आपको इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होगा। एग्जैक्टली, इस टाइम पे AI की जॉब्स जो होती है ना, दूसरा सवाल क्लाइंट का क्या होता है, यार कंसिस्टेंसी चाहिए। और यहाँ पे 60-70% आर्टिस्ट मार खा रहा, कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। वो अगर 2 मिनट की मुझे कंसिस्टेंट वीडियो चाहिए, फंस रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको भाई ऐसा नहीं है कि ये टूल है तो इसने जो है दबा, मतलब ऊपर से यूट्यूब पे बहुत उल्टा कंटेंट है कि आपने ये जो है ये टूल से मैंने जो है 1 महीने में $3000 कमाए। नहीं यार, ये सब नहीं है। मैं स्पेसिफिकली बताऊं क्योंकि ये चीज़ बहुत लोग देख के ना वो घुस रहे हैं AI के अंदर। और देखें, AI सीखने के लिए, समझने के लिए ना, आपको एक सर्टेन लेवल पे आओगे तो मज़ा आएगा। अभी अगर आप अपनी ज़िंदगी, अभी आप देखें, शायद आपको भी ये बड़े प्रॉब्लम मिले होंगे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ड्यू टू दी AI हमारा प्रोसेस ख़त्म हो गया, हमें ChatGPT की ऐसी आदत लग गई है कि हमारा प्रोसेस ही ज़ीरो हो गया, हर चीज़ उसके हवाले करती है। अब सवाल यार बॉस ये है ना कि आज से शायद 2 साल के बाद शायद कोई चीज़ें ऐसी हो जाएं कि AI कंटेंट की वो वर्थ ना हो, या सामने वाला बोले, कोई ऐसा टूल आ जाए बोले अगर AI से कंटेंट निकाला है वो पकड़ ले एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आपने एनालॉग होना है। इट्स नॉट दैट यू नीड टू बी डिजिटल 24/7। ओरिजिनलिटी तो मैटर करती है ना, ज़रूरी होती है, ओरिजिनलिटी ज़रूरी होती है। और ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन भी वैसे ही होता है, बहुत ज़रूरी है। स्टोरीज भी वैसे ही होती हैं। भाई आप स्टोरीज को इन्हांस कर सकते हो AI से, विजुअल से इन्हांस कर सकते हो। मेरा जो प्रोसेस है ChatGPT का ये होता है कि मेरा अभी रिसेंटली यू आर वर्किंग ऑन अ गेम पिच, नॉट फॉर अस बट देयर इज़ अ क्लाइंट, और वो एक RPG बिग लेवल बजटेड गेम है और वी आर वर्किंग ऑन इट्स पिच। उसके अंदर हमारा गेम सिनेमैटिक्स है, कैरेक्टर्स है, क्या है क्या नहीं है। अब उसके लिए हमने अपने हाथ से तकरीबन 10 पेज की एक स्टोरी लाइन बनाई है और फिर उस स्टोरी लाइन को हम ChatGPT पे डालते हैं कि यार ये सिनेरियो है, ये स्टफ़ है, इसको ज़रा रिफ़ाइन करो गेमिंग मॉड्यूल ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन 6, 8, 10 रिफाइनरीज के बाद हमें कंटेंट वो फाइनलाइज किया। 60% वाज द मैनुअल और 40% वाज द ChatGPT। तो देखें ये प्रोसेस होता है। तो क्या होता है कि आपको हर चीज़ पता होती है। अभी मैंने बोला है मुझे स्टोरी लगा के, तो मैं स्टोरी आपको ChatGPT देता है, आप उस स्टोरी से कनेक्टेड नहीं होगे। एक चीज़ जो आपने खुद से बनाई होगी आप कनेक्टेड होगे, आपको पता है यार इसकी वायरिंग कहाँ से आई हुई है। लेकिन एक चीज़ ऐसी इलाके में रख दूंगा, आपको नहीं पता ना वो अंदर वायर कहाँ है उसका। तो ये कहना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है, मैं रिलेट कर सकता हूँ इसको। अगर इसके एनालॉजी ड्रॉ करूँ पीछे से, कि बहुत दफ़ा लोग सप्लीमेंट्स का पूछते हैं ना मैं बोलता हूँ भाई, एक बंदे ने मुझे कहा कि यार मैं 4 स्कूप लेता हूँ और एक 100 ग्राम चिकन ले लेता हूँ, वो भी एक पिज़्ज़ा घर में बनता है मेरे, मैं उस पर लगा लेता हूँ। तो मैंने कहा ये एहसान भी क्यों कर रहे हो भाई, 5वां भी स्कूप ले लो, ठीक है, जब तुम इतना सारा काम कर रहे हो। तो बेसिकली एक चीज़ जो सप्लीमेंटल होनी चाहिए, जो हेल्प के लिए यूज़ होनी चाहिए, जो कन्वीनियंस के लिए यूज़ होनी चाहिए, उसको आपने नेसेसिटेट कर दिया। उसको आपने बेसिकली 80-20 को 20 कर दिया। तो वही तुम्हारी वाली बात है कि बेसिकली आपको जो करना चाहिए आपको फैसिलिटेट करना चाहिए अपने प्रोसेस को, लेकिन आपने पूरा थॉट प्रोसेस के हवाले कर दिया। ये गलत चीज़ है। ये चीज़ है। और 15 साल का एक्सपीरियंस है, यू हैव 15 प्लस सालों में। ख़ास तौर पे मैं तो, जब हम लोग थे तो गेम खेला करते थे तो हमें डांट पड़ती थी, सही है, मुझे अच्छी तरह याद है। सेगा वेगा निंटेंडो हमने बहुत खेला है, ठीक है।
अभी मेरा बेटा के प्ले स्टेशन वगैरह खेलता है या कुछ खेलता है तो मेरा एटीट्यूड काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं जब लोगों को प्राइस मनी सिंगापुर में इधर उधर उस लड़के को जो जीतते हुए देख रहे हैं आप $5 मिलियन पता नहीं कितने कितने डॉलर, तो मैं कह रहा हूँ यार ये तो वो प्राइस मनी है। अगर बंदा खेल के किसी भी लेवल पे चलो $5 मिलियन नहीं $500 $5,000 भी कमा लेता है तो इट्स मोर देन इनफ। खासतौर पे जब बच्चा दूसरी चीज़ें भी कर रहा है, को करिकुलर में भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी है, मुझे लगता है नाउ इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ओनली एंटरटेनमेंट, इट हैज़ बिकम द लाइफ स्टाइल एज वेल काफ़ी लोगों का। और जिस तरह ये पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, तुमने कहा ना कैरेक्टराइजेशन हो रही है, मार्केटिंग आर्टिस्ट इसमें जा रहे हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ पीछे लगी हुई हैं। और फिर हमारे पाकिस्तानी ड्रामा भी रिसेंटली फाद मुस्तफ़ा का आया था, उसमें भी थोड़ा सा प्रमोट किया गया था। मज़ा सी मतलब लोगों ने मुझे बोलने लगे हाँ भाई मुस्तफ़ा, मतलब चलो लोगों को बताया फाद मुस्तफ़ा के ड्रामे ने गेम आर्टिस्ट एक जॉब, गेम आर्टिस्ट एक जॉब और एक लेवल की नौकरी, मेरे बेटे को जब देख रहे थे हम लोग तो उसने कहा कि गेम ऐसे बनता है, मतलब ही इज 12 years old ना, तो मैंने कहा हाँ बेटा ये पूरी कंपनी होती है, कुछ होती है, तो उसका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार मतलब आर्टिस्ट अगर ऐसा होता है, क्योंकि उसका आर्ट में थोड़ा शौक है कि यार अगर डिजिटल मार्केटिंग ऐसे होती है, ये डिजिटल ऐसे होता है, आर्ट ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसका मतलब कैरेक्टराइजेशन होती है, सब कुछ होता है। क्योंकि जब बच्चा गेम खेला तो उसको नहीं पता साइंस पीछे क्या है। नहीं वाकई में मैं बताऊं फाद मुस्तफ़ा के ड्रामे ने सबसे बड़ा काम ये किया कि लोगों को बताया कि यार देखो कहीं ना कहीं वो ड्रामा दुनिया देख रही थी, तो किसी के ना किसी बच्चे ने बोले यार दिस इज अ फील्ड। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जब कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स गया 2005 या मैं आर्ट स्कूल, लड़का आर्ट स्कूल, वो ये कॉन्सेप्ट चलते थे उस टाइम, लड़के का क्या काम आर्ट स्कूल, लेकिन उसे चेंज किया, सही वो चीज़ें चेंज हुई हैं। और उसके बाद फिर मीडिया साइंस आया, भी चीज़ें चलती रही। जब हम गेम डिज़ाइनर था, मैं गेम में ही आया, तो उस टाइम पे भी लोगों को अच्छा गेम आर्टिस्ट, अच्छा एक मज़ेदार सीन बात ये भी होता है या व्हाट शी डू यार हम गेम आर्टिस्ट, वाह मैन सीरियसली, मतलब भाई इतना भी फैसिनेट नहीं कर, हालत ख़राब हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं आते हैं, आपकी सोच है। क्योंकि गेम एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर 100% रिटर्न तो चीज़ होती है, लेकिन नहीं पता होता आगे पीछे 10 चीज़ें चेंज होती हैं, और कम्पिटिटिव लैंडस्केप है, ऐसा नहीं है कि, और फिर ज़ाहिर बजट्स होने के साथ साथ भी आपको कुछ नहीं पता कि क्या चीज़ नहीं पता करे नहीं करे। और एक इकोसिस्टम वाली बात जो की है, तो मुझे तो ये लगता है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम ज़ाहिर है एआई सिनेमैटिक्स इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे हैं, और अगर उनका आर्ट्स में किसी ऐसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, तो अब मॉडर्न पेरेंट्स को ख़ास तौर पे ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। व्हाट डू यू थिंक? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि पेरेंट्स को मेरे हिसाब से समझ जाना चाहिए। देखिए मैं बहुत फ़खरिया ये बात कहता हूँ कि मेरा इंटर में ई ग्रेड था, और फ़खरिया कहने का मकसद ये रहा, वर्क इन टॉप कंपनीज इन कराची, प्री इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री तो देखें बात सारी यही होती है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, देखिए मेरे फादर जानते थे कि यार चलो नहीं पढ़ पा रहा, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन व्हाट ही वांट्स लेट इट, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यार। ये बहुत ज़रूरी होता है ना, आप गए आपने आर्ट देखा, आप पढ़े आर्ट, बाहर निकले, बहुत मेहनत की, तो अल्टीमेटली आप सीख जाते हो। अच्छा एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो, चलो अभी तो हम पेरेंट्स वाली बात करें, तो पेरेंट्स को अभी भी बच्चों से ही सीखना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, मैंने नोटिस, मेरा पर्सनल है कि मैंने 25-30 बच्चों से पूछा है, एवरीवन इज सेइंग आई वांट टू बी यूट्यूबर, शायद आपने भी एक्सपीरियंस की ये चीज़, तो मुझे लग रहा है यहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है, हो सकती है, क्योंकि मे बी देयर आर मोर थिंग्स बच्चा शायद एक्सप्लोर ना कर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। जो मेरे टाइम पे भी जब था, तो मुझे लगता था मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मतलब मैं थोड़ा टेकी, क्रिएटिव टेकी बन रहा हूँ, मैं गया, मैंने काम किया, उसके बाद फिर आगे चलते रहे। एक चीज़ मैंने जो सीखी वो ये सीखी कि यार आप कभी भी 20s के एरा में ना आप मैनेजर ना लगो, आपका लर्निंग कर्व रुक जाता है, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल या जो मेरे साथ थे, वो लग गए अच्छे मैनेजर, 4 बंदों की टीम चला रहे, 6 बंदों की टीम लीड बन गए, कंफर्ट लेवल में फंस गए। और दुनिया का सबसे साइनेट से भी बुरा जो जहर है मेरी नज़दीक, दैट्स कंफर्ट लेवल, और फॉर अ क्रिएटिव गाय कंफर्ट लेवल स्लो डेथ। तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से हर पेरेंट्स को मैं तो ये बोलूँगा कि एटलीस्ट ये चेक करें बच्चे का इंटरेस्ट क्या। लेकिन एक बात और भी है कि अब ड्यू टू यूट्यूब और बच्चा, जब मैंने देखा है कि बड़े होते हैं टैब्स देखते, तो हर बच्चा क्रिएटिव है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है, उसको पता चल रहा है। हमारे टाइम पे तो PTV NTM था, सही है, उसके बाद हम बड़े हुए तो इंडस म्यूज़िक आया ऐसे, लेकिन हाँ उस वक्त भी हम फैसिनेट होते थे, म्यूज़िक वीडियोज़ देख के, नई नई म्यूज़िक वीडियोज़ आती थी, हमें पता था यार देयर इज़ अनदर वर्ल्ड, मे बी शायद मैं बैंक या उस वक्त तो बैंक और डॉक्टर होता था ना, क्या होता था, बैंकर बनो या डॉक्टर बनो, ये इंजीनियर बनो, तो मुझे पता चल गया यार मैं थोड़ी डब्बे से बाहर की चीज़ हूँ, मतलब है प्रॉब्लम है मेरे में मे बी, तो बस इस तरह है, इस तरह से एक्सप्लोर किया अपने आप को मैंने। हाँ पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे कि हाँ यार ठीक है कुछ है इसमें, तो बस फिर गुड टू वो, फिर तुमने प्रूव भी करना है पेरेंट्स को वापस, ये ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करना।
और इसमें जो बड़ी रूडिमेंट्री फील्ड्स अगर आप पीछे आएँ तो इसमें ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, इलस्ट्रेशंस हो गई, ये बेसिक फील्ड्स हैं जहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकते हो। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है जब से कैनवा आया काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आई हैं, लोगों ने सब ऑटोमेट करना शुरू कर दिया, ये भी कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जिनका डिज़ाइन स्टैंड आउट करता है, सही है। वीडियो एडिटर्स ऐसे हैं जिनकी एडिटिंग स्टैंड आउट करती है और वो प्रीमियम भी चार्ज करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अपनी वीडियोस एडिट करवाता हूँ तो मेरी आँखें खुल जाती हैं कभी कभी कि अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं। मैंने एक कराची में एक लड़के को देखा जो एलेक्स हॉर्मोजी की वीडियोस एडिट करता था, सही है, और उसने अच्छा खासे प्राइस चार्ज किए हुए थे। तो मैंने कहा यार यू डिजर्व इट। खामोशी से कर रहा हूँ, खामोशी से कर रहा हूँ, किसी को नहीं। और वो भी एक बंदे के रेफरेंस से मुझे पता चला कि ये एलेक्स हॉर्मोजी का काम करता है। मैंने गुड है भाई, यहाँ से बैठ के काम हो रहा है काम। तो अपने बच्चों को भी मैं ये बताता रहता हूँ। और ख़ास तौर पे मैंने थोड़ा सा ये ओपन रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करना चाहता हूँ वक्त के साथ साथ, बीइंग इन 40s वी वांट टू डू इट, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम और इतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि जो है उसी को कैपिटलाइज़ करना है, उसी को एनहांस करना है अगले 40 साल के लिए। तो जो चीज़ें नहीं कर पा रहे कम अज़ कम उसका लेवरेज अपने बच्चों को दो, उसका लीव अपने बच्चों को दो कि यार वो ऐसी जगहों पे घुस जाएं अगर और आपकी ही हेल्प कर सकें और आप उनके थ्रू सीख सको, तो अपनी फील्ड में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो और उनकी हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है स्केल किस तरह करना है, आपको एथिक्स पता है, वर्क एथिक का पता है, वैल्यूज़ का पता है, बिजनेस का पता है, टीम वर्क का पता है, उसे नहीं पता लेकिन उसे उस चीज़ का पता है जो आपको नहीं पता। तो ये अमलगमेशन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होती है। देखिए मुझे भी 4 चीज़ों को नहीं पता, मुझसे 10 साल जूनियर लड़के ने मुझे बताई वो चीज़ें भाई, तो इस पर को वाली बात थोड़ी ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसको कर्व है, बिल्कुल है उसको मुझसे। और बच्चों को तो भाई बहुत ज़रूरी है कि अभी से थोड़ा सा ट्रेन करें, क्योंकि आगे की मार्केट का आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस लेवल पे जाने वाली है। सही बात है, सही बात है। चीज़ें हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे काम का प्रोसेस क्या है, मतलब हाउ डू यू इवॉल्व थिंग्स, और एक प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल इफ़ अ कंपनी अप्रोचेस यू कि यार हमें इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दोज आर, कि यार कौन कौन से कैटेगराइज करोगे यार इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में करता हूँ, उसका प्रोसेस क्या होता है? मैं AI के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। गेम तो एक अलग दुनिया है, AI के हवाले से 3 से 4 किस्म के काम आते हैं। एक जो अभी फ़ौरन आ रहा है वो ये आता है कि AI सिनेमैटिक्स। तो AI सिनेमैटिक्स के अंदर गेम प्रोजेक्ट्स, ट्रेलर्स, मूड बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट। सॉरी मैं पीछे आता हूँ, सबसे ज़्यादा काम है मूड बोर्ड का। मूड बोर्ड ये होता है कि जो आपके एड शूट्स होते थे या जो भी चीज़ें होती थी उसका एक पूरा स्केच बनता था, एक प्रोसेस होता था, आर्ट डायरेक्टर दिखाता था XYZ। वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें मूड बोर्ड में बन जाएं, AI के थ्रू वीडियो बने और वो फिर आगे जाए ताकि शूट के टाइम पे या मूड उनके पास एक प्रॉपर रेफरेंस हो विद द कलर पैलेट एंड एवरीथिंग। अच्छा मज़ेदार बात ये है कि AI इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि ये काम में 6 महीने 7 महीने 1.5 साल से ये काम कर रहा था। मैं मूड बोर्ड्स बनाता था, आगे देता था उनके हिसाब से, फिर एनिमेशन के मूड बोर्ड बहुत बनाए। फॉर एग्जांपल यार हमें ये हमारा एक स्टोरी लाइन है, आर्ट वर्क हमें थोड़ा सा इस तरह का चाहिए कि लेट से पिक्सार चाहिए या NMI स्टाइल चाहिए या किसी का भी आप बता सकते हो, और फिर हमें एक स्टोरी लाइन बना के दो। ठीक है उसमें ग्लिचेस होते थे जस्ट, लेकिन क्लाइंट को समझ आता था। दूसरा काम सबसे ज़्यादा मेरे पास जो आता है वो आता है गेमिंग के ही हवाले से आता है कि हमारा ही गेमिंग आइडिया है, हमें पिच बना के दो। तो मेरे पास इस टाइम में पिच के काम बहुत होते हैं, इसके अंदर हम कैरेक्टर पिच बनाते हैं, हम गेम के एनवायरनमेंट्स बनाते हैं, हम गेम का एक छोटा सिनेमैटिक बनाते हैं, हम एक पूरे कैरेक्टर की स्टोरी लिख देते हैं कि भाई कैरेक्टर अगर ये है इसकी स्टोरी ये है, फिर वो चारों कैरेक्टर की मिलके क्या स्टोरी है। ये काम बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। AI सिनेमैटिक्स फॉर गेम्स, मार्केटिंग, एड्स, ये सारी चीज़ें आ रही होती। फिर मैं अभी एक रिसेंटली एक कंपनी के अंदर था एज अ फ्रीलांसर, मतलब मैं उनकी कंपनी में नहीं था लेकिन उनका मैं कंसल्टेंट था। तो वो एक एड डिजिटल एजेंसी थी, तो उनके पास जितना भी ऐड का काम आ रहा होता था तो वो मुझसे मूड बोर्ड्स बनवाते थे और वो फिर उनको पिच करते थे, और जब वो डन हो जाता तो उनकी प्रोडक्शन टीम उसको डील करती थी। ठीक है। तो देखें अभी स्पेसिफिकली ना हम मेरे हिसाब से वही चीज़ है कि यार क्या है आने दो। क्या काम मैं नहीं करता जहाँ पे क्लाइंट को AI के बारे में ना पता हो, बस ना पता, ओके, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि वो एक अदद बटन है, वो बटन हम दबाएंगे और सारे काम तो करे क्या तुमने और फिर उनकी रिक्वायरमेंट अल्लाह माफ़ करे, मतलब पिक्सार की फिल्म नहीं बना रहे आप AI पे बना रहे हो, आपको चाहिए भी 6 दिन में, हाँ सही बात, दे भी आप मुझे $600 रहे हो, पिक्सार बना के दूंगा तो नहीं हो सकता ऐसे। तो बस ऐसे कामों से मैं भागता हूँ कि जाके उनको पता नहीं हो, टेक्निकल नॉलेज उनको कम हो इसकी, दैट्स इट। मेरे पास ये वाले का अभी VO3 आया, महीने ही हुआ है, हाँ मैंने महीना बाद दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन VO3 हाँ इसका भी मैंने देखा है लिंक्डइन पे काफ़ी चर्चा। अच्छा लोगों ने वो एज यूजुअल मीम्स बनाने लग गए हैं उसके ऊपर, वो कंटेंट बन रहा है, बनाओ भाई मतलब की चीज़ बना लो यार ताकि प्रोजेक्ट तो आए। तो मुझे एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे दिला दी उसकी अल्ट्रा,
बोला तुम भी खेलो, प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहो। तो मैंने उनके 3 प्रोजेक्ट्स निकाले, और जिसके अंदर एक तो उनका एक पूरा, जैसा आपके नहीं होते जो इमार वगैरह है, इनका पूरा रिजॉर्ट है। उस रिजॉर्ट का उन्होंने बोला कि हमें पूरा वॉक थ्रू बनना है 2 मिनट का, और रिजॉर्ट भी जो है वो 1980s का रेट्रो फील वाली बीच पार्टी है, ये XYZ। और हमने वो चीज़ बनाई, और वो जब हमने आगे दी तो वो आर्किटेक्ट जो भी उन लोगों के थे, दे लव्ड इट एंड दे से हाँ यार हमें एक आइडिया तो मिला। क्योंकि एक बात दिमाग में हो, वो चीज़ फ्रंट में आ जाए तो बंदा कनेक्ट कर जाता है, और फिर वो अपनी टीम को बोल सकता है कि यार हमारा ये आइडिया है, इसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग टू शो। सेम गोस फॉर एक और मैंने उसके ऊपर एक ऐड बनाया था। तो बात ये हो रही कि वीओ एक बहुत डिफरेंट चीज़ आ गई। मिड जर्नी, रनवे, लूमा, ये सारे टूल्स हैं। लूमा है आपका, हिक्सफील्ड एक अभी एक नया टूल आया 6 महीने 7 महीने में, एंड दे हैव दिस क्रेजी VFX एंड कैमरा टूल, कैमरा मूवमेंट का। एज एन आर्टिस्ट यू शुड नो कि किस पे कौन सा टूल अच्छा लगेगा। जैसे एक फोटोग्राफर को पता है ना किस टाइम पे कौन सा लेंस चलाना है, सेम गोस फॉर द AI टूल कि यार ये रनवे से एनिमेट अच्छा होगा या लूमा से होगा, शुड आई क्लिंग AI, या मैं ये VO से करूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं इस टाइम पे सिनेमैटिक्स, गेम पिचेस, मोस्टली हर चीज़ ही कर रहा हूँ। अच्छी बात ये होती है कि क्लाइंट मेरा सिंपल होता है, मैं कोई भी आदमी को यार ये रही मेरी शो रील vimeo.com/tahashuj, आप ये देखो 12 से 15 वीडियोज़ और नहीं, देखिए वो 15 की 15 वीडियोज़ हर सेगमेंट को क्लिक करती है। ओके। अभी बल्कि रिसेंटली मैंने एक, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, वैसे 3 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री थी, नॉट फॉर नेशनल ज्योग्राफिक, मतलब ऑफकोर्स उसी तरह का था, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, डायनासोर एंड 10,000 BC, ये सारा क्रेजी काम आ रहा होता है। पाकिस्तानी कंपनी से काम क्यों नहीं करते? हाँ, क्या एटीट्यूड का डिफरेंस है? नहीं, एटीट्यूड का डिफरेंस नहीं, देखिए वो पैसे सुन के वैसे ही भाग जाते हैं। हाँ, पैसे सुन के तो भाग जाते हैं। मेरे समझ पैसे से तो बाहर हमारे है पास यार, नहीं मतलब इतने भी नहीं है भाई, मतलब हम भी यहीं से आए। दूसरी चीज़ सर देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा, मुझे नहीं पता, शायद आई कांट से। अच्छा, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे साथ भी है ये, फिटनेस में भी अगर कोचिंग के क्लाइंट्स चाहिए होते हैं तो अगर पाकिस्तान से बाहर के हैं तो ज़्यादा बेहतर होते हैं। सही है, उनकी ओरिएंटेशन भी होती है और वो पे भी अच्छा कर रहे होते हैं, और वो समझते हैं, वैल्यूज़ को समझते हैं। यहाँ पे तो ये है कि यार करना ही क्या है, पेट ही तो कम करना है यार, वैल्यू तो दे दो एटलीस्ट। मुझे मसला नहीं है, मुझे मेरे दिमाग का दूसरा पाकिस्तान में बंदा, मैं कर लूँगा उसके, मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा जैसे मैं करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रहा है कि उसमें क्या है। हाँ, वो तो बात है ना, हाँ, जो AI का पता नहीं है। अभी आपने बात की कैनवा वाली ना, कैनवा है, देखिए कैनवा बहुत अच्छा टूल है। मैं मतलब ये मेरा ज़ाती रहा है, सोशल मीडिया, बैनर बनाओ, वेब बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। लेकिन आप किसी प्रो लेवल पे जब काम कर रहे होगे ना, तो you don't need those templates, you need to create something custom. Canva is like बहुत अच्छा टूल है, बच्चे बना रहे हैं, पीपल फ्रीलांसिंग। सेम का सर वेबसाइट चाहिए ना, एक जो नेक्स्ट लेवल वेब डिज़ाइनर या वेब का फुल स्टैक होगा, वो थीम्स पे नहीं जाएगा ना, वो अपनी क्रिएट करेगा थीम। तो जब हम बिगर लेवल पे बात करते हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइनर है बहुत अच्छा, ओवैस रियाज, लव्ड हिज वर्क, आप उसके लोगोस देखो, लिंक्डइन पे छाया हुआ होता है बॉय मेरा, एक वेक्टर नहीं लगाएगा, वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। तो अपने आप को आप बॉन्ड कर दोगे अगर आप ऐसे टूल्स यूज़ करो ना जो प्रीसेट बेस होता है, और वही तुम्हारा कोर है। तो फिर प्रॉब्लम है। अगर आपके एडिटर भी वीडियो को पायलट का ही अगर टेम्पलेट यूज़ कर रहा है और वो खुद से क्रिएट कुछ नहीं कर पा रहा, तो एक पॉइंट में फंस जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लॉन्गर रन सोचें, लॉन्गर। हमने भी AI कब सीखा, मिड 30s में सीखी ना एक चीज़। तो शर्म की बात नहीं, सीखते रहो भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है कि प्रो बनना 28 साल की उम्र में, ये चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ तो AI तो समझ में आता है, लेकिन एक कुछ ऐसे पहले मैं एक डिजिटल मीडिया कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो एक बंदे ने मुझे सऊदी अरब से, बेसिकली मेरा IBA का बैचमेट था, तो उसने कहा कि तुम लोग AI में काम करो। उन्होंने कर रहे हैं, कह रहे जनरेटिव AI में। तो मैं पहली दफ़ा जनरेटिव AI सुना था, तो मुझे समझ में नहीं आया था क्या। फिर मैंने गूगल किया, ChatGPT किया, तो पता चला कि यार ये तो बड़ी बेहतरीन फील्ड है। तो उसने कहा भाई यहाँ तो छाया हुआ है वेस्ट में, मिडल ईस्ट में, सो व्हाट्स दैट एंड व्हाट्स दैट फ्यूचर, मतलब इन पाकिस्तान या अब्रॉड, या इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए जनरेटिव AI मेरे परसेप्शन, मैं अगर जहाँ से देख रहा होता हूँ ना, तो मैं अभी इतना ज़्यादा, जैसे कि जो काम मेरा है ना, वो इस टाइम पे अभी कुछ वर्कफ्लो है, लोरा वर्कफ्लो, फ्लक्स, ये सारी चीज़ें मैं वो नहीं कर रहा, क्योंकि हर चीज़ में घुसना भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। मेरे नज़दीक ये चीज़ है कि यार ये मेरा स्पेसिफिक फील्ड है, आई एम गुड विद AI सिनेमैटिक्स, क्लाइंट आर लविंग माय वर्क, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ,
दो चार चीज़ों में नहीं कर पा रहा होता, दो चार चीज़ें मुझे लग रही होती यार कि यार स्टेबल डिफ्यूजन थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, यहाँ में मैं ज़्यादा, या तो शायद मुझे स्ट्रेट 2.5 साल हो गए इस पे काम करते हुए। अब एक और चीज़ जो आपने बोला ना कि सऊदीया वाला कह रहा है काम हो रहा है, सर हर कोई पागल की तरह काम कर रहा है, सही है ना। मिडिल ईस्ट पागल हुआ है, गोरे पागल हुए हैं। और एक चीज़ जो हमेशा बोलता हूँ ना, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि हम बचपन से एक बात सुनते थे ना कि यार गोरे बहुत आगे हैं या वेस्ट बहुत आगे, अभी सब सेम है, एवरीवन इज़ ग्राउंडेड, राइट, मतलब स्क्वायर जीरो जो वो कि सब सेम पे, मुझसे आप में शायद ये, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके बराबर हूँ, सब लेवल कर एक्सप्लोर कर रहे हैं इस टाइम पे। अभी जो जैसे फेसलेस वीडियो का प्रॉब्लम आया, अभी सब ओ यार ये क्या हो गया, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत तेज़ी से काम भी कर रहे हैं, सही है, और कुछ लोग इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि वो गिर भी रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि हर जगह मैंने नहीं घुसना, सही, पता सब होना चाहिए, सही है। अब जैसे कि डीपसीक आया, डीपसीक मैंने इतना यूज़ नहीं किया जितना मैं चैट जीपीटी कर रहा हूँ। मे बी डीपसीक इज़ गुड फॉर अ डेवलपर, मे बी, ओके, हम क्रिएटिव गाय, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है। डेली मिड जर्नी आया, मैंने बोला मिड जर्नी मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि ये 4 चीज़ें मुझे लगता है मिड जर्नी में है, लियोनार्डो में नहीं है, डेल में नहीं है, इधर उधर नहीं है। सेम को सर वीडियो में क्लिंग एआई मैं यूज़ इतना नहीं करता। फ्लक्स एक इनका एक पूरा वर्कफ्लो है, बड़ा मज़ेदार वर्कफ्लो है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं यूज़ नहीं करता। तो जनरेटिव एआई टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं, आई एम नॉट द राइट गाय टू टेल यू कि यार ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना भी इस टाइम पे बंदा बैठा है, एटलीस्ट एक्सप्लोर इट और देखो कि आपके काम में ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। सही बात है। और इसमें अगर देखा जाए तो क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक तो आपकी एआई की, आपकी ओरिजिनल ओआई, ओरिजिनल इंटेलिजेंस हो गई, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, उसके बाद क्रिएटिविटी हो गई, इमेजिनेशन हो गई, और ये सब चीज़ें मेरा ख्याल से हमारी एज में आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होने लगती हैं। लेकिन बच्चों की एज में तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी फवारे फट रहे हैं और सबको पता है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे होते हैं बच्चे। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्रिएटिविटी को किस तरह हेल्प करता है आपका टेक्नोलॉजी का पार्ट, और वाइस वर्सा कैसे होता है, और बच्चों को किस तरह इसमें ट्रेन करना चाहिए? छोटी सी एग्जाम्पल इसमें मैं दे देता हूँ कि मैं मूव तो ग्रेजुएट आर्ट्स का पढ़ा हुआ आर्ट डिज़ाइनर हूँ, मेरी स्केचिंग बहुत बुरी है, मतलब बहुत वर्स्ट। अच्छा, नॉट अच्छा, बहुत बुरी स्केचिंग है मेरी। मुझे फ़ायदा हो गया ना, मतलब एक चीज़ अगर मेरी बुरी थी तो मैं कभी कभी ना अपना कॉन्सेप्ट बयान नहीं कर पा रहा कि यार ये मेरी सोच है, तो मैं पिक्चर मैनिपुलेशन करता था। अब क्या मैं बता सकता हूँ। सेम गोज़ फॉर किड्स। अभी जो बच्चे होते हैं उनके पास अभी चले टैब्स, हमारे टाइम पे ये सब चीज़ टैब्स आ गया, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कलर बुक बना लेते हैं। मैंने भी देखा है अपने मतलब बच्चों को कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी मेरी कज़न है, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी 9 साल की हो गई है एंड आई वांट हर टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग। तो मैंने बोला कुछ नहीं करो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स दिखाओ डिज़ाइंस के, सिंपल, कहीं कुछ कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़े से छोटे टूल्स, नॉट दीज मिड जर्नी वगैरह, छोटे मोटे जो टूल्स आए हुए ना, टैब पे लग के बच्ची को दे दो ताकि वो देखे तो खेलना तो शुरू करे और एक्सप्लोर और फटेगा दिमाग। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ बाहर निकले। तो ये इट्स फॉर द किड्स। और फिर मेरे जो पर्सनल है कि यार क्रिएटिविटी की कोई एज नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। अगर जैसे आप फिटनेस वाले बंदे हो, हमने तो यही सुना था ना, बंदे ने 30 क्रॉस किया, पेट बाहर, टी शर्ट और शलवार पहन के घूम रहा है, यही हमने सुना था ना। लेकिन आप तो नहीं कर रहे हो ना। सेम को क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव बंदा है वो अपना नैरेटिव लेकर आता है। 80 साल की उम्र में भी वो पिकासो आपके सामने यार एग्जांपल्स हैं। एंड आई हैव सीन पीपल इन मार्केटिंग एजेंसीज 55-60 इयर्स ओल्ड, कूल गाय, देखे होंगे आपने भी, मतलब माशाल्लाह, एंड दे आर ऑलवेज फॉर न्यू थिंग्स, न्यू डिस्कशंस, दे जस्ट लाइक दे आर बोर्न फॉर दिस। और क्रिएटिविटी इज नॉट जस्ट अबाउट डिजाइनिंग, इट्स अबाउट ट्रैवलिंग, इट्स अबाउट कुकिंग। कुकिंग यार, खाना बनाओ यार, बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई दिमाग फ्लेवर लेकर आओ ना आप। मैं बोलता हूँ कि दे शुड बी न्यू समथिंग इन एवरी 1 or 2 ईयर। शायद एआई मैंने सीखा इसीलिए कि मुझे कुछ नया करना था। अपने लिए किया था मैंने, कोई ये नहीं किया था, मुझे तो पता भी नहीं था ये कहाँ जाने वाला है। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था किधर जाएगा, वो चला इधर गया, हम चलो अल्लाह की मर्जी, चलते हैं। और दूसरी बात, फिटनेस वाली बात से इसलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं जितने भी चैलेंजेस लोग बताएं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को दिखाएं कि ये कंटेंट ऐसे कर रहा है, ये तुम्हें ये करना चाहिए, आई गो माई ओन वे। क्योंकि मुझे पता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरा जो अवतार है या मेरी जो नीश है उसको क्या चाहिए, ठीक है। और वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ ना हो, लाखों व्यूज़ ना हो, हज़ारों व्यूज़ हों, जिसमें से 100 अप्रिशिएट करें और 10 आपकी सर्विसेज बाय करें या 10 आपको
मोनेटाइज करने की सहूलत दें। Yeah. तो ये ज़्यादा बेहतर है। जो तुमने शुरू में बात की थी कि भाई एट द एंड ऑफ द कचिंग की आवाज़ आनी चाहिए, Exactly. और ये होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं मोनेटाइज हो रहा है और आप वैल्यू ऐड कर रहे हो किसी की लाइफ में, जिसके अगेंस्ट आपको एक प्रीमियम चार्ज करके आपको पेमेंट मिल रही है। और कंटेंट इज़ नॉट लाइक कि यार आपको फ़ौरन के फ़ौरन पेमेंट मिल जाती है। कुछ होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि 5 साल पुराना कंटेंट आपको, फॉर एग्जांपल मुफ्ती तारिक मसूद के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, तो मुझे समझ में आया कि अभी तक तकरीबन को 3 साल होगा उसको, तो अभी रिसेंटली कोई न्यूजीलैंड से मुझे मैसेज आया कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने उनसे बात की। जब उनसे कॉल पे आया तो मैंने कहा वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट माई सेल्फ, माई प्रोफाइल वगैरह? तो कहता है यार वो मुफ्ती तारिक मसूद का पॉडकास्ट देखा था। तो मैं 3 साल पुराना चल रहा है। फिर मैंने जाके उसके व्यूज़ देखे। उस ज़माने में 40,000 व्यूज़ पे स्टक हो गया था, अब तकरीबन कोई 65,000 व्यूज़ हैं। सही है। उस ज़माने में तकरीबन कोई सैकड़ों क्वेरीज आई थी, जिसमें से कोई 10-12 क्लोज हुई थी और वो इंटरनेशनली आई थी। अब भी लोग देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो मोनेटाइज होने का मतलब ये थोड़ी कि एकदम से मोनेटाइज हो जाएगी चीज़ आपकी। ये इन्वेस्टमेंट है, आपने रख दी, अब ये चलता रहेगा काम। ये देखिए ना, वही तो चीज़ है ना कि अल्टीमेटली वो चीज़ उधर है, क्वालिटी थी इसलिए ज़िंदा है। बस मैं ये बोलता हूँ मेरा काम। अच्छा, AI में एक मसला है, खुद से डिलीट किया यार मैंने अपने कंटेंट 1.5 साल पुराने। अच्छा, 1.5 साल पुराना है लेकिन वो लग रहा है 10 साल पुराना। ओके, कहना ये चाह रहा हूँ कि इतना किस जल्दी लेवल पे इवॉल्व हो। हाँ, मैंने एक ऐसी बैठा हुआ, बोलते हैं ना कि वो क्रिएटिव की एक, शायद आपको पता है, क्रिएटिव वो होता है कि इट्स लाइक यार कुछ बनाना है, कुछ बनाना होता है। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने AI पे कोक का ऐड बनाया, सिर्फ 2 साल पुरानी बात है, और बहुत लोगों को अच्छा लगा ना। एड एजेंसीज़ के लोगों ने बड़ा पसंद किया वो मेरे भी बड़ा मज़ेदार लगा था वो। मैंने एक दिन 6 घंटे में बनाया था। आज वो यार डिलीट कर गया है। मैं यार इतनी अच्छी चीज़ है लेकिन नहीं यार, मज़ा नहीं। कितने जल्दी ऑब्सोलेट हो अब जो गया। लोग आ रहे हैं ना काम देख रहे हैं, तो उनको तो नया काम दिखाऊंगा ना। उनको वो पुराना काम देखेंगे तो क्लाइंट की एक और चीज़, पुराना काम होगा, क्लाइंट डेट नहीं देखेगा, यार ये तो बेकार काम है। उसको ये नहीं पता 1.5 साल पुराना काम है, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं। तो इसलिए वो दिखाओ जो अच्छा है। इसलिए बोलते हैं पोर्टफोलियो भरो नहीं, 10 क्वालिटी चीज़ें दिखाओ। हाँ, और रेलेवेंट और टाइम मतलब की चीज़ उसके लिए, रीसेंसी का एलिमेंट भी जैसे होना कि वो चाहिए। अपर के ऊपर लड़के ये बड़े बड़े मैसेजेस करते हैं, डियर सर थैंक यू, प्रपोजल्स वगैरह, 2 लाइन्स यार। अब वो लोगों ने भाई प्रपोजल के कोर्सेज भी करा, कोर्सेज लगाए, 2 लाइन पोर्टफोलियो लिंक डम। पोर्टफोलियो तो खैर नहीं डालते, वो काम दिखा जाता है, लेकिन 2 लाइन्स दो यार, ताकि उसको पता चले तुमने कस्टम लिखा है। हाँ, वो भी गोरा, वो भी बोले अरे यार चैट GPT देखो, उसको भी पता है तुम चैट GPT यूज़ कर रहे हो, उसको पता कितनी वैल्यू मिली है। और वो आइकन प्लीज़ डिलीट कर दिया करें यार ये लोग। मैं हमेशा बोलता हूँ रॉकेट वाला तो खासकर डिलीट करो यार। अच्छा यार, ज़बरदस्त। और इसको कंक्लूड करते हैं। बातें तो बहुत हैं और बहुत सारे सवाल और भी हैं, बट डेफिनेटली आई थिंक वी हैव टू इवॉल्व दिस कॉन्वर्सेशन मोर एंड मोर, ताकि चीज़ें, मैं भी कुछ देखूँ, तुम भी कुछ देखो, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो, सब कुछ हो। तो इस फ़िलहाल कंक्लूड करने के लिए आई वांट यू टू एक्सपैंड अपॉन द वैल्यू ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड विजुअलाइजेशन। क्योंकि स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट, अगर फॉर एग्जांपल वर्बल और रिटन स्टोरी टेलिंग लोगों के पास है, विजुअली साउंड नहीं है, या वाइस वर्सा है, तो ये दोनों को कंबाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है। और AI ने और सिनेमैटिक्स ने कितना आसान कर दिया इन चीज़ों को। अगर फॉर एग्जांपल लोगों को स्टोरी टेलिंग में इशू हो रहा है, विजुअलाइजेशन में इशू हो रहा है, तो हाउ कैन दे मूव फॉरवर्ड? देखिए, ये मिडल पार्ट है विजुअलाइजेशन और सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आप इटसेल्फ किस लेवल की क्रिएटिव माइंड रखते हो टू विजुअलाइज थिंग्स। कभी कभार यार ये चीज़ आपके लिए नहीं होती, ये समझना होता। अब मेरी एक छोटी सी बात है, मैंने आपको बताया कि आइस एनिमेशन में व्हेन वी वर ट्रेनीज वी स्टार्ट हैव डिस्कशंस। हम डिस्कशन क्या करते थे, यार टैरेंटिनो की नई फिल्म आई है, फलाना देखा यार, वो एक ब्लैक कॉमेडी आई किलर जो, वो चेक किया यार, फलाना मूवी का प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छा। अब ये डिस्कशंस होती हैं, शौक है, डेविड फिंचर बनने का शौक है, नॉलन बनने। अब ये क्या डायरेक्टर माइंडसेट आपके दिमाग में, आपने फिल्में इतनी देखी आपके दिमाग में बैठ गया, आपने म्यूजिक इतना सुना आपके दिमाग में बैठ गया। अब जब आप सिनेमैटिक बनाने बैठते हो तो वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। मैंने आपको बताया कि मैं 2006 में कॉल सेंटर में जॉब की थी, वो अब मेरे काम आ रहा है। वो सेल्स जो मैं मारता था वो अब मेरे अब काम आता है। तो ये सारा जो स्टोरी टेलिंग है, अब जैसे कि मेरे पास एक 9 प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, जिसके अंदर एक नॉर्मल बंदा है जिसकी बुक्स थी, अब वो उसको लेके चलना चाह रहे हैं कि वो एक सिनेमैटिक बनाए, पीछे नरेशन चल रहा है, उसकी वीडियो चल रही हो। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है कि यार क्या, किस तरह की वीडियो चाह रहे हैं। इज़ ही गोइंग फॉर रियलिज्म, इज़ ही गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ कार्टूनिश कॉमिक। अब व्यूअर्स को शायद पता होना चाहिए कि हर आर्ट स्टाइल एक डिफरेंट चीज़ होती है। मैं आप एक छोटा सम अप करने के लिए कह रहा हूँ कि पिक्सार का स्टाइल एक होता है, NMI का स्टाइल होता है, कैरिकेचर अलग होता है, ये हाइपर रियलिस्टिक मूवी स्टाइल अलग होता है। बंदा कहता है यार मुझे मूवी स्टाइल चाहिए। अब मैं आपको और डेप्थ में आ रहा हूँ। अच्छा सर, आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है?
यार डेविड फिंचर मुझे पसंद है, डेविड फिंचर, यानी कि उसको समझ आ गया डेविड फिंचर की सिनेमैटिक इस लेवल की होती थी। और मज़ेदार बात है, प्रॉम्प्ट पे भी इफ़ यू राइट डेविड फिंचर स्टाइल सिनेमेटोग्राफी इट विल गिव यू समथिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे। मेरा तरीका ये है कि मैं सबसे पहले क्लाइंट के अंदर घुस के उसके माइंड को समझने की कोशिश करता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली। अगर मैं मर्डर मिस्ट्री के सिनेमैटिक्स बना रहा हूँ, इट शुड बी लाइक डार्क एंड यू नो लाइक थोड़ा न्योर फील होना चाहिए। अगर मैं कोई किड्स कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं उसको बोलूँगा थोड़ा कार्टूनिश ही लेके आते हैं, थोड़ा सा ना मज़ेदार से कलरफुल हाउसेस, थोड़ी सी एग्जैजुरेटेड डिज़ाइन। एजुकेशनल ऐप आ रहे हैं तो सिंपल टू द पॉइंट। तो ये चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी होती है कि तुम बना क्या रहे हो। तो मेरा स्टोरी टेलिंग सिंपल होता है, अंडरस्टैंड द क्लाइंट वेरी वेल, व्हाट इज़ लुकिंग फॉर, टैग आप कौन सा कैटेगरी चलना चाह रहे हो, टैग। अब ये सारी करने के बाद जो पहला प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आई क्रिएट स्टैटिक स्टोरी बोर्ड्स टू जस्ट शो हिम कि यार ये मेरा स्टोरी बोर्ड और ये मेरा मूड बोर्ड है। हाँ ठीक है, मूड बोर्ड समझ आ रहा है, देन वी क्रिएट द होल थिंग और फिर हम उसको एनिमेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ विच टूल वी आर यूजिंग इट। तो एक पूरा प्रोसेस होता है। फिर म्यूज़िक से अगर आपको ठीक ठाक लगाव है तो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक आपके दिमाग में हमेशा चल रहा होगा। और मेरा एक प्रोसेस है, ये हिंट है मेरी, कि मैं कभी भी कुछ एडिट करने से पहले म्यूज़िक रख देता हूँ ताकि मैं उसके हिसाब से लेके चीज़ को चलता रहूँ। सिनेमैटिक्स में बहुत सारे ज़रूरी होती है लेकिन इन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट वो स्टैटिक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितने AI के टूल्स आ जाएँ, अगर आप में वो क्रिएटिव सेंस नहीं है तो ऐसे AI टूल का फ़ायदा नहीं। ये अल्टीमेटली बात है, ज़रूरी चीज़ है। और मैं कंक्लूड करने से पहले ये भी बोलूँगा कि कभी भी खुदा के लिए बात ना समझें कि AI आ गया है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। या तो अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करें। देखिए ऑब्सोल्यूट तो हो गया, आज नहीं होगा 20 साल बाद होगा, ऑब्सोल्यूट हो गया। जितना बच सकते हो बच जाओ, सिंपल सा रूल है। सही बात है बस। और इसको कंक्लूड करूँगा मैं भी कि फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन से मेरा ताल्लुक़ है, तो आई हैव गॉट वीडियो एडिटर्स, डिज़ाइनर्स वगैरह। तो अब बहुत दफ़ा ये होता है कि लड़के लिंक्डइन पे अप्रोच करते हैं कि यार हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये करके देंगे, एक टीज़र बना के देंगे, रील देंगे। तो आई गिव देम अपॉर्चुनिटी कि ठीक है सही है। तो अब जब आता है तो भाई वही काम रिगर्जिटेट हुआ हुआ है या फिर कोई और स्टाइल हुआ हुआ है। तो मैंने व्हाट्स न्यू इन दिस। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास आए हो तो आपने मेरे पहले ही सारा काम देखा होगा कि मैं किस लेवल का काम करवा रहा हूँ, और आप उसको कॉपी पेस्ट करके दे रहे हो, वही काम करके दे रहे हो, वही AI सिनेमैटिक्स में सब कुछ है। तो ब्रिंग समथिंग न्यू, तो वह ऑब्सोलीट हो गया। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो काम मैंने 1 महीने पहले कराना शुरू किया था, अब आई वॉन्ट समथिंग न्यू। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं देख रहा हूँ डायरी ऑफ अ CEO का पॉडकास्ट और उसका टीज़र देख रहा हूँ और मेरा एकदम जहन में आ रहा है कि यार ऐसा कोई कर देना तो मुझे 10 गुना ज़्यादा मांगे, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ तुम दे नहीं रहे हो मुझे। वो भी वही देख रहा है लेकिन वो अटका हुआ है कहीं यहाँ पे कि यार ये मसला सारा है। और मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, इतना कुछ है रेफरेंसेस देखने के लिए। बिल्कुल, कोई मसला नहीं, महीने में एक वीडियो बनाओ, लेकिन वो ऐसी बनाओ कि यार बोले तो यार हाँ काम है। और देखो क्रिएटिविटी यही है कि वो कहते हैं ना, वो जो बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, उसमें ये है कि कोई चीज़ ओरिजिनल तो है नहीं। तो आपकी 10 इंस्पिरेशंस हैं, तो 10 में से अपना फ्लेवर ऐड करके आप 11वीं चीज़ अगर निकाल दो तो सामने वाले को भूल जाएगा नहीं, 10 चीज़ें, वो 10 चीज़ें वो भूल पता नहीं चलना कि हाँ। कहाँ से इंस्पायर्ड है, बोलेगा यार ये फ्लेवर ये तुम्हारा फ्लेवर अच्छा है। तो ये सीन है। और यही AI का और यही सिनेमैटिक्स का और यही गेमिंग का फ्यूचर भी है और यही हमारे बच्चों का फ्यूचर भी है। सो थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। और ये कॉन्वर्सेशन बेसिकली मैंने इसलिए की है क्योंकि 19 साल से बल्कि 15 साल से 25 साल के लड़के बहुत ज़्यादा मैसिवली इन चीज़ों में हैं, लेकिन उनको पता नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है और कैसे करना है, और वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन का शिकार हैं। उनमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं, आहिस्ता आहिस्ता 12-13 साल की उम्र में दाखिल हो रहे हैं। तो दे शुड नो एंड दे मस्ट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड ये कॉन्वर्सेशंस बड़ी क्वालिटी की होती हैं। मेरे पास जो है ना लिंक्डइन पे बहुत लड़के ये पूछते हैं कि या फंसे में, ये पूछो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये चीज़ होती है ना कि यार पैसे कैसे कमाएं, दैट इज मसला। पहले समझो यार, रास्ता किधर जाना है। पैसा तो आ जाएगा लेट आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही है। चलो थैंक यू वेरी मच और आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड। कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो, क्योंकि इट वाज वन ऑफ अ काइंड एपिसोड, तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसा फीडबैक हमारे पास आए कि इफ़ वी हैव तहा अगेन, तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ों जिस पर हम बात कर सकें या किसी एरिया को एक्सपेंड अपॉन कर सकें। सो थैंक यू शुजा, थैंक यू, और मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ ऐसी बात। खुदा हाफिज़।